हेलो एवरीवन। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास यहाँ मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी बेसिक नॉलेज आई होप आपको अपनी 12th के थ्रू पता होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब एटीपी की ज़रूरत है। एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं वो है एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होने की वजह से, जैसे कि एक रबर बैंड होती है, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वो रबर बैंड वापस अपनी पोजीशन पे आने की पावर रखती है। जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। उसी तरह हमारे लंग्स भी होते हैं, इनमें एक इलास्टिक रिकॉइल की टेंडेंसी होती है, ये टर्म याद रखिएगा। तो ये इलास्टिक रिकॉइल की वजह से एक्सपीरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। अगली चीज़ क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स है, इसकी वजह से इंक्रीज इन इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम, जो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब जैसे ही हमारी जो इंस्पिरेशन है वो ख़त्म होती है तो इंस्पिरेटरी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से एक्सपिरेशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास है यहाँ पर मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी मसल्स, फिर हमारे पास है सेकेंडरी मसल्स। तो प्राइमरी मसल्स की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी मसल्स वो हैं जो हमें चाहिए जब हम ब्रीथ कर रहे हैं एट रेस्ट पे जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे कि जब हम रेस्ट पे इंस्पिरेशन कर रहे हैं तब के लिए जो हमें चाहिए वो है हमारी प्राइमरी मसल्स। तो प्राइमरी मसल्स में हमारे पास दो आती हैं, जो कि हमारी एक डायफ्राम और दूसरी हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब डायफ्राम के बारे में हम देखते हैं कि हमारे कुछ पॉइंट्स किस प्रकार हैं। इट इज़ द मेन मसल ऑफ इंस्पिरेशन की सबसे मेन मसल स्केलेटल टाइप की होती है, डोम शेप की होती है, और ये अटैच्ड होती है लोअर 6 रिब्स से और ज़ेफॉइड प्रोसेस से। ज़ेफॉइड प्रोसेस जो होता है वो हमारे स्टर्नम का लोअर एंड होता है। अब इसका एक डायग्राम है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार की हमारी डायफ्राम होती है, ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर है। तो इस डोम के नीचे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो इस पार्ट में हमारे पास जो होता है, यहाँ पे हमारे एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा अगर मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी रिब केज के अंदर फिट होता है। तो यहाँ पर जो ये वाला पूरा पोर्शन है, यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं, जैसे कि हमारा स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं। तो अब होता क्या है, जब ये वर्क करता है तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, अब ये सपोज़ एक डोम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इधर की तरफ पुश होता है, मतलब ये कुछ इस तरीके का फ्लैट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो यहाँ पे अकोमोडेट कर रहा था ये एब्डोमिनल कंटेंट्स को, उन्हें ये नीचे की तरफ पुश कर देता है। अब यहाँ पे इसके फ्लैट होने की वजह से जो हमारी थोरैसिक कैविटी थी उसका तो वॉल्यूम जो था वो हो गया इंक्रीज, ताकि इंस्पिरेशन हो सके, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस है वर्क करने का वो कुछ इसी तरह है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है इसे फ्लैटन कर देता है और इट पुशेस दी एब्डोमिनल कंटेंट्स डाउनवर्ड्स। थोरैसिक कैविटी की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज करती है रोस्ट्रोकॉर्डल एक्सटेंड में। इसका मतलब क्या है कि रोस्ट्रम होता है हेड की तरफ, और कॉर्डल रीजन होता है जो होता है वो होता है हमारा टेल की तरफ। तो हेड की तरफ और टेल की तरफ, तो ये जो है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ तो इसकी वजह से एक्सपेंशन जो हुआ है अपसाइड डाउन हुआ है, इस वाली पोजीशन में हुआ है अगर आप देखें तो, हेड और टेल के बीच में। तो इसलिए हम इसका एक्सपेंशन बोलते हैं रोस्ट्रोकॉर्डल एक्सपेंशन। अगली बात क्या है कि ये रिब्स को बाहर की तरफ भी पुश करता है, और अगर सीवियर ओबेसिटी हुई, प्रेगनेंसी हुई, तो इसकी वजह से एक्सपेंशन जो है इसका वो हैम्पर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर सपोज़ किसी को ओबेसिटी है तो ओबेसिटी का मतलब है कि ये जो अब्डोमिनल रीजन का कंटेंट है वो ज़्यादा हो चुका है। सपोज़ फैट यहाँ पे एक्सेस है, तो ये जो है इसके कॉन्ट्रैक्शन को हैम्पर करेगा, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम आएगी ब्रीदिंग में। और इसी तरह प्रेगनेंसी में यहाँ पर यूट्रस आ जाता है तो वो भी हैम्पर कर सकता है। अब हमारा जो डायफ्राम है इट इज़ सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व। तो अगर इसका लीजियन हो गया फ्रेनिक नर्व का तो डायफ्राम का हो जाएगा पैरालिसिस, फिर हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे।
अगला देखते हैं, हमारे पास है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसके दो इफेक्ट होते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन के। एक तो होता है कि यह ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ाता है थोरासिक कैविटी का, और दूसरा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ाता है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले ट्रांसवर्स डायमीटर का इंक्रीज होता है थ्रू सेकेंड टू 10th रिब्स जो होती हैं ये रोटेट करती हैं अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब है कि जैसे ये लोअर नीचे, सपोज करिए एक बकेट है और इसका जो हैंडल है ये एक हमारी रिब है, तो ये अभी आप इस पोजीशन में देख रहे हैं ये नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, नीचे की तरफ पड़ी हुई है। लेकिन जब हमारी ये सपोज मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इसे अपनी तरफ पुल करेगी, तो इसे पुल करके इसकी जो फाइनल पोजीशन आएगी वो या कुछ इस तरह से आएगी। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसने रोटेट कर दिया इसे ऊपर की तरफ अपवर्ड्स, जिसकी वजह से पूरे खुल चुके हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हमारी रिब केज का। सपोज हमारी रिब्स जो थी वो पहले इस पोजीशन में थी जो कि डाउनवर्ड लाई कर रही थी। फिर जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया तो इन्होंने इसे अपनी तरफ खींचा कुछ इस तरह। अगर मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने इसे इस तरफ पुल किया और ऐसे ही इस वाली रिब के साथ हुआ, तो ये सारी इस पोजीशन में आ गई हैं। रोटेशन अपवर्ड्स, बकेट हैंडल मूवमेंट, इसे हम टर्म करते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट। अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में कुछ इस तरह आपको दिखेगा कि ये एक बकेट थी, इसका ये हैंडल था जो कि हम को रिलेट कर सकते हैं अपनी रिब्स के साथ। इसकी फाइनल पोजीशन कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुई है? ऊपर की तरफ। ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारी रिब्स हैं और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सपोज रही होगी कोई यहाँ पे बीच में, और इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या है? ये। ऐसे ही हमारे पास दूसरा जो इफेक्ट है यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पे दूसरा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इफेक्ट आता है वो होता है कि स्टर्नम जो होती है वो रोटेट करती है अपवर्ड्स। इस चीज़ को हम टर्म करते हैं पंप हैंडल इफेक्ट। ये इंक्रीज करता है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। तो ये कुछ इस प्रकार है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक साइड व्यू दिखाया है मैंने आपको। तो इसमें क्या है कि ये रिब्स हैं और ये स्टर्नम है। तो सपोज यहाँ पे ये मिड लाइन पे था पहले स्टर्नम, ओरिजिनली स्टर्नम जो था वो हमारा मिड लाइन पे लाई कर रहा था। फाइनली पोजीशन क्या हुई है, ये मिड लाइन थी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो हमारा जो स्टर्नम है वो आगे की तरफ पुश हो गया है। ये पंप हैंडल इफेक्ट क्यों है? क्योंकि देखिए जिस तरह ये सपोज एक पंप है, तो जब इसे हमें पुश करना होता है तो हम इसे ऊपर की तरफ पुल करते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ है यहाँ पर स्टर्नम का, ये कुछ पंप हैंडल की तरह ही हुआ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पंप हैंडल इफेक्ट। जैसे कि आप यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये पंप हैंडल की ओरिजिनल पोजीशन थी, बाद में ये फाइनल पोजीशन हुई है हमारे पंप हैंडल की। जब यहाँ पर सपोज यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी, उसने करा है कॉन्ट्रैक्शन जब किया है यहाँ पे, सपोज ये दो रिब्स थी, इनके बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन किया है उसने, तो इसने इसे बाहर की तरफ पुश आउट कर दिया इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि जब हमारी रिब्स थी वो ऊपर की तरफ आई तो ये थोड़ी सी एक्सटेंड कर रही है। आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल पोजीशन थी रिब्स की, अब जब ये ऊपर आई है तो इसने थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करना भी शुरू किया है। इस वजह से हमारा पंप हैंडल इफेक्ट आता है। तो अब आगे देखते हैं, ये हमारा पंप हैंडल इफेक्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये हमारा बकेट हैंडल इफेक्ट है यहाँ पर। और आगे देखें तो अब क्या है कि मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन क्या है? जो एक्सपिरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है, इसके लिए हमें कोई मसल रिक्वायर्ड नहीं है प्राइमरी। और दूसरी बात क्या कि ये क्यों होता है? क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल होता है लंग्स के अंदर। अगली बात, अगर हम फोर्स एक्सपिरेशन कराएं तो हमें ज़रूरत हो सकती है मसल की, वो होती है इंटरनल ऑब्लिक मसल या फिर रेक्टस एब्डोमिनस। और ये क्या करती हैं? एब्डोमिनल कंटेंट्स का प्रेशर बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है और जो हवा होती है हमारी लंग्स के अंदर वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये था पार्ट 1 ऑफ बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। तो इसमें हमने सीखा कि किस तरह मसल्स एक्ट करती हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे किस तरह प्रेशर चेंजेस की वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो पाता है असल में। तो वो जानेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।